हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स पाठशाला। आज हम अपनी इकोनॉमिक्स की सीरीज की सेकेंड वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेजरमेंट ऑफ मीन के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा तो कृपया एक बार उसको देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस की जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। तो चलिए, अपनी नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम अपनी पिछली वीडियो के बारे में कुछ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया था। सबसे पहले हमने किया सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, उसका मीनिंग, फिर उसके फेजेस कितने हैं जैसे मीन, मीडियन एंड मोड। उसके बाद एवरेज के ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से थे और वो क्या क्या फंक्शन कर सकती है। अभी हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमारी सेंट्रल टेंडेंसी के इसेंशियल्स फीचर्स कौन से हैं और आइडियल सेंट्रल टेंडेंसी हम किसको कह सकते हैं। आइडियल सेंट्रल टेंडेंसी एंड सेंट्रल टेंडेंसी के इसेंशियल फीचर्स कुछ अलग अलग होते हैं, जिसमें सबसे पहले है इजी टू अंडरस्टैंड। इजी टू अंडरस्टैंड, जिसके लिए जो हमें अपने नाम से ही बता रहा है कि सेंट्रल टेंडेंसी अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी होनी चाहिए, मतलब वो इजीली समझ में आनी चाहिए। अगर हमें अपनी एवरेज, अपनी सेंट्रल टेंडेंसी अच्छे से समझ नहीं आएगी तो उसका फाइंड आउट करने का कोई भी पर्पस नहीं रह जाता। नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट फीचर है इजी टू कैलकुलेट। मतलब जब भी हम अपनी सेंट्रल टेंडेंसी को फाइंड आउट करेंगे तो उसको कैलकुलेट करने वाले मेथड बहुत इजी होने चाहिए, अच्छे से समझ में आनी चाहिए और उसकी कैलकुलेशन भी अच्छे से हो सकती हो। एक कॉमन मैन, एक ले मैन को भी उसकी कैलकुलेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसका थर्ड फीचर है बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। मतलब जो भी हमने अपनी सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट की है या अपनी एवरेज फाइंड आउट की है, वो इस तरीके से या वो फिगर होनी चाहिए जो हमारी सारी ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड हो। मतलब वो कोई भी ऐसी फिगर नहीं होनी चाहिए जो हमारे डाटा से बिल्कुल हटकर हो, बिल्कुल अलग हो। वो उन्हीं ऑब्जर्वेशन में से कोई एक हो सकती है। नेक्स्ट है नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। मतलब जो भी हमारी सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू आएगी वो एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड नहीं होनी चाहिए। एक्सट्रीम वैल्यूज क्या होती हैं यहाँ पर? बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यूज या बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यूज। जब हमारे डाटा में एक फिगर दूसरी फिगर से बहुत ज़्यादा छोटी होगी या बहुत ज़्यादा बड़ी होगी तो उनकी जो एवरेज आएगी, तो कई बार ऐसे होता है कि उसकी एवरेज पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। लेकिन सेंट्रल टेंडेंसी वही अच्छी मानी जाती है जिसमें एक्सट्रीम वैल्यूज का कम से कम इफेक्ट उस पर शो हो। नेक्स्ट है फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस। अभी हमारे पास एक न्यू वर्ड है बायसनेस। बायसनेस का मतलब है पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू या एक पर्सन के
किसी चीज के रिगार्डिंग कौन कौन से व्यूज हो सकते हैं। हर एक पर्सन के एक चीज के लिए अलग अलग व्यूज होंगे। तो जो हमारी सेंट्रल टेंडेंसी है, अगर उसको 2 पर्सन्स फाइंड आउट कर रही हैं, 4 पर्सन्स फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उनकी पर्सनल बायसनेस का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। मतलब उनकी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू का हमारे सेंट्रल टेंडेंसी, हमारी एवरेज के रिजल्ट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। नेक्स्ट है possibility of calculation in every type of data। मतलब हमारी सेंट्रल टेंडेंसी इस तरीके से कैलकुलेट होनी चाहिए कि हम हर तरह के डाटा फॉर्मेशन में उसको यूज कर सकते हो। डाटा फॉर्मेशन मतलब चाहे वो फ्रैक्शंस में हो, चाहे वो हमारी एब्सोल्यूट फिगर्स हो, दोनों तरह की फिगर्स में हम अपनी एवरेज को फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट है कैपेबल फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। अभी फर्दर ट्रीटमेंट का मतलब क्या है कि जैसे हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ऑब्जेक्टिव्स में कि हम एवरेज को कुछ अदर मेजरमेंट को फाइंड आउट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो एक अच्छी सेंट्रल टेंडेंसी सिर्फ वही मानी जाएगी जिसमें हम अपनी एवरेज को किसी दूसरे कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं। जैसे मीन हो गया, हमारा मीडियन हो गया, मोड हो गया, उनको हम अपने डिस्पर्शन को फाइंड आउट करने के लिए या रिग्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। इसकी नेक्स्ट फीचर है पॉसिबिलिटी फॉर कैलकुलेशन थ्रू ग्राफिक मेथड। मतलब हमारी सेंट्रल टेंडेंसी की इतनी पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए, उतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम उसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। मतलब एक एवरेज को फाइंड आउट करने के लिए हम अगर उसको ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो भी हमारे लिए पॉसिबल हो। वो एक अच्छी सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट हम मान सकते हैं। अभी आगे हम करेंगे टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखिए बेसिकली सेंट्रल टेंडेंसी 3 तरह की होती हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट है हमारे पास मैथमेटिकल एवरेज। उसके बाद है पोजीशनल एवरेज, एंड थर्ड पार्ट है कमर्शियल एवरेज। अभी हम एवरेज के टाइप्स को ग्राफिकली या एक चार्ट के रूप में शो करने की कोशिश करेंगे। टाइप्स ऑफ एवरेज। टाइप्स ऑफ एवरेज में सबसे पहले था हमारे पास मैथमेटिकल एवरेज।
दूसरा था हमारा पोजीशनल एवरेज एंड थर्ड वन था कमर्शियल एवरेज। अभी मैथमेटिकल एवरेज में हमारे पास 3 तरह की एवरेजेस हैं। अरिथमेटिक मीन, जिसको हम डोनेट करते हैं एक्स बार से। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक मीन, एंड नेक्स्ट है हार्मोनिक मीन। पोजीशनल एवरेज में हमारे पास है मीडियन, मोड, और कमर्शियल एवरेज में है मूविंग एवरेज, प्रोग्रेसिव एवरेज, एंड कंपोजिट एवरेज। अभी हम बात करेंगे अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा कि अरिथमेटिक मीन होता क्या है। अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन is defined as the sum total of all values, observation values or observation divided by number of all values। मतलब अरिथमेटिक मीन के एक फॉर्मूले को ये एक तरह से उसकी डेफिनेशन में रिप्रेजेंट किया गया है। ये क्या कह रहे हैं, इट इज डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ ऑल वैल्यूज और ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल वैल्यूज। मतलब सम टोटल ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। और इसको दूसरे तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। जैसे हमारे पास एक डाटा है स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं 85, 60, 50, 75, 55, 40, 55, 70, 45 एंड 65। अभी हमें क्या करना है, इसका मीन फाइंड आउट करना है। तो इसकी डेफिनेशन के मुताबिक हम इसका मीन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सबसे पहले इन सारी टर्म्स का टोटल करेंगे। कैसे, 85 प्लस 60 प्लस 50 प्लस 75 प्लस 55 प्लस 40 प्लस 55 प्लस 70 प्लस 45 प्लस 65। अभी इन सभी टर्म्स के साथ इनकी नंबर ऑफ वैल्यूज को डिवाइड किया जाएगा। इनकी नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
अभी सारी वैल्यूज का टोटल हमारे पास आया 600 और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज थी हमारे पास 10, तो उसका मीन कितना हो गया 60। अभी हम मीन को कैसे नोट करते हैं x बार से, तो x बार कितना हो गया 60, यही हमारा आंसर है। और मीन की डेफिनेशन के मुताबिक हमने उसके एक फॉर्मूले को भी कंप्लीट कर लिया। लेकिन मीन इज ऑर्डिनरली known as average in कॉमन लैंग्वेज। मतलब कॉमन लैंग्वेज में जब हम मीन की बात करते हैं तो ज्यादातर हम कहते हैं कि हम एवरेज फाइंड आउट करते हैं, और मीन को याद रखिएगा हमेशा x बार से ही डिनोट किया जाता है। अभी इसको आप अपनी नोटबुक्स में नोट कर सकते हैं। अभी हम ये बात करेंगे कि अर्थमेटिक मीन को किन मेथड से फाइंड आउट किया जा सकता है। अर्थमेटिक मीन के 3 मेथड्स हैं। डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। ये तीनों मेथड 3 सीरीज में अप्लाई होते हैं, जैसे कि हमने पहले बात की थी। 3 सीरीज कौन सी हैं? डिस्क्रीट सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अभी इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है? जिसमें हमारे पूरे डाटा को एक रो फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे 50, 55, 45, 40 एक्सेट्रा। ये पूरे का पूरा डाटा हमारा रो फॉर्म में है। और डिस्क्रीट सीरीज वो होती है जिसमें हमारे वेरिएबल्स के साथ कुछ फ्रीक्वेंसी को ऐड ऑन किया जाता है, जिसमें हम बताते हैं कि ये वेरिएबल्स एक सीरीज में या एक डाटा में कितनी बार रिपीट हुए हैं। और एक है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में होता है कि हमारे पूरे डाटा को कुछ क्लास इंटरवल्स में कन्वर्ट करके उसके अकॉर्डिंगली उसकी फ्रीक्वेंसी में बनाया जाता है। अभी हम ये देखेंगे कि इंडिविजुअल सीरीज में हम अपने अर्थमेटिक मीन को इन तीनों मेथड्स के मुताबिक कैसे निकालेंगे। सबसे पहले है हमारे पास डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड मैंने आपको पहले भी अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन में बताया था कि हमारी डेफिनेशन ही हमारे एक मेथड को कवर कर रही है। हमने अपनी डेफिनेशन में किया कि हमारा मीन सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज होता है, जिसका आंसर हमने निकाला था 60। और वही हमारा डायरेक्ट मेथड भी था, उसको आप एक बार रिपीट करके चेक कर सकते हो। उसके बाद है हमारे लिए शॉर्टकट मेथड। अभी हमारा सेकंड मेथड शॉर्टकट मेथड था। शॉर्टकट मेथड में हमारे पास वही डाटा गिवन है, जैसे 85, 60, 50, 75, 55, 40, 55, 70, 45 एंड 65। अभी हमने शॉर्टकट मेथड की हेल्प से अपने मीन को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला लिख लेते हैं, जो कि है a प्लस समीशन ऑफ d डिवाइड बाय n। अभी हमारे पास ये a और समीशन ऑफ d दोनों चीजें नहीं है। a क्या है कि अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन का मतलब कि पूरी सीरीज में हमने किसी एक फिगर को अज्यूम कर लेना है कि वो हमारा मीन है, उसी फिगर को हम अपने अज्यूम्ड मीन का पार्ट मानेंगे। अभी इसमें से हम अपने अज्यूम्ड मीन को मान रहे हैं, जैसे 50 को मान लिया a।
इसी ए की हेल्प से हमने अपनी डी को फाइंड आउट करना है। डी को फाइंड आउट करने का मेथड है x माइनस ए। अभी x हमारे पास ये पूरी सीरीज है और डी हमने फाइंड आउट करना है ए को माइनस करके। 85 माइनस 50, 60 माइनस 50, 50 माइनस 50, 75 माइनस 50, 55 माइनस 50, 40 माइनस 50, 55 माइनस 50, 70 माइनस 50, 45 माइनस 50, 65 माइनस 50। हमारे पास ए कितना आ गया? 35, 10, 0, 25, 5 माइनस के 10। जहां पर नेगेटिव साइन होगा वहां पर नेगेटिव साइन को भी शो करेंगे। -5 एंड 15। अभी हमने क्या करना है? इस डी का समीशन फाइंड आउट करना है। समीशन ऑफ डी इज इक्वल टू 100। ये हमारा आ गया और इसी को हम अपने फॉर्मूला में पुट करेंगे। ए था हमारा 50 जो कि हमने अज्यूम्ड मीन लिया था। समीशन ऑफ डी हमारा आया 100। नंबर ऑफ वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेम 10 वैल्यूज थी तो 50 प्लस 10, यहां पर हमने इसको कट कर दिया, हमारे पास 10 आ गया और हमारा मीन कितना हो गया? 60। अभी हमने ये देखना है जो हमने डायरेक्ट मेथड से मीन निकाला और जो हमने शॉर्टकट मेथड से मीन निकाला वो दोनों सेम थे। मतलब कि इंडिविजुअल सीरीज में तीनों मेथड से हम जब भी मीन निकालेंगे तो मीन सेम आएगा, लेकिन उनको मेथड्स थोड़े थोड़े डिफरेंट है और उनको मेथड को फाइंड आउट करने का भी फॉर्मूला अलग अलग है। अभी आज के लिए इतना ही। इससे आगे की वीडियोस हम नेक्स्ट पार्ट में शेयर करेंगे। इससे रिलेटेड आपके सारे सम आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, जिसके लिए आपको लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।